नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नए साल की दी शुभकामनाएं। साल की शुरुआत पर धार्मिक स्थलों में दिखा श्रद्धालुओं का तांता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम में हुई शामिल। स्किल द नेशन चैलेंज किया लॉन्च। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किए महत्वपूर्ण निर्देश। राज्य सरकार की ओर से 113 समूहों के लिए जारी ओबीसी श्रेणी की अधिसूचना को बताया त्रुटिपूर्ण। और देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ डीआरडीओ का स्थापना दिवस आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के समर्पण और कर्तव्य की सराहना की। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड के क्रॉस मोंटाना में विस्फोट की खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां आज तड़के एक बार में धमाका हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। एक बार में धमाका हुआ है। धमाके में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। नए साल का जश्न मनाया जा रहा था और इस जश्न के दौरान ही ब्लास्ट हुआ। यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे। पर्यटक नए साल का जश्न मना रहे थे, लेकिन उस बीच धमाके की खबर आ रही है, जहां नए साल के जश्न के दौरान एक ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ। हालांकि ये भी आपको बता दें कि विस्फोट के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तो पर्यटक नए साल का जश्न मनाने के लिए मौजूद थे स्विट्जरलैंड के क्रॉस मोंटाना में, जहां पर विस्फोट की खबर सामने आ रही है। आज तड़के एक बार में ये धमाका हुआ और कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो स्विट्जरलैंड में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था और इस जश्न के दौरान एक धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि कई लोग इस धमाके की चपेट में आ गए हैं। नए साल के जश्न के दौरान ये ब्लास्ट हुआ। कई लोग यहाँ पर बार में मौजूद थे और पर्यटक नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि विस्फोट के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। किन कारणों की वजह से ये विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड के क्रॉस मोंटाना में विस्फोट हुआ है, जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में मौजूद थे, नए साल का जश्न मना रहे थे। तो स्विट्जरलैंड के क्रॉस मोंटाना में विस्फोट से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे थे कि तड़के यहाँ पर धमाका हुआ। हालांकि यहाँ पर लोगों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। बड़ी संख्या में लोग भी घायल हुए हैं और भी जो भी ताज़ा अपडेट इस वक्त का हमें मिलेगा, हम लगातार आपसे अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि देश भर में नए साल का स्वागत भव्य तरीके से किया गया है। देश के महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक लोगों ने उत्साह और उल्लास के साथ नववर्ष का स्वागत किया। लोगों ने नए साल को नई उम्मीदों, नए संकल्पों और बेहतर भविष्य की कामना के साथ मनाया। अलग अलग तस्वीरें देखिए, किस तरह से लोग झूमते नाचते नजर आए और आसमान में आतिशबाजी की गई। साल 2025 को विदा किया, नए साल की अगवानी की गई। अलग अलग दृश्य देखिए, आतिशबाजी के, झूमते नाचते। सोनमर्ग की तस्वीरें भी देखिए, निश्चित तौर पर आपको ये आनंदित करेंगी। किस तरह से नए साल की अगवानी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से की गई है। बेंगलुरु की बात की जाए, धर्मशाला की तस्वीरें देखिए और नई दिल्ली की तस्वीरें भी देखिए। लोग किस तरह से झूमते नाचते नजर आए। और वहीं नए साल के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, नववर्ष के उल्लासपूर्ण अवसर पर मैं देश और विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आने वाला वर्ष सभी के लिए शांति, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लेकर आए और एक मजबूत एवं विकसित भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प को और भी बल दे। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए, आपको प्रयासों में सफलता मिले और आप जो भी करें उसमें आपको संतुष्टि मिले। हमारे समाज में शांति और खुशी के लिए प्रार्थना। तो मौका नए साल का है और इस अवसर पर सुबह से ही धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका था, जो अभी भी बदस्तूर जारी है। अलग अलग तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगह से आपके लिए समेट कर लाए हैं, जहां आस्था और उल्लास भी देखने को मिला। तो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तगण बड़ी संख्या में पहुंचे। वाराणसी पहुंचकर उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लिया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भस्म आरती यहां पर आज विशेष तौर पर की गई। नए साल की अगवानी श्रद्धालुओं ने की। सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीर देखिए और इसके साथ साथ अमृतसर की तस्वीर। कालका जी मंदिर जो कि दिल्ली में स्थित है, प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में कतार में श्रद्धालु लगे हुए नजर आए और सभी ने अपने अपने आराध्य को नमन किया और साथ ही साथ सुख समृद्धि की कामना की। और आइए अब आपको दिखाते हैं नई दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर से हमारी संवाददाता सुयश शर्मा की रिपोर्ट। नए साल की आज से शुरुआत हो गई है, कैलेंडर बदल गया है। 2025 से हम 2026 में आ गए हैं। आज पहला दिन है नए साल का, यानी 2026 का। पूरे विश्व में आज से 2026 यानी न्यू ईयर मनाया जा रहा है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो हम भारतवासी आज से नए संकल्प, नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अपने साल की शुरुआत करते हैं। जहां एक और भारत के विभिन्न मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पर आपको श्रद्धालुओं का तांता मिलेगा, वहीं अगर मैं अभी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की बात करूं तो झंडेवालान मंदिर में आप देखिए कितना सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी अपने नव वर्ष की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना चाहते हैं। यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आंटी आप? दिल्ली से। अभी माँ के दर्शन किया आपने? बहुत सुंदर। आज साल की शुरुआत आपने माँ के आशीर्वाद से की है, कैसा लग रहा है अभी और क्या संकल्प लिया? सब कुछ मिल गया। हर समय माँ के दर्शन होते रहे जिंदगी भर। हम दिल्ली से, न्यू दिल्ली से। माँ के दर्शन किए? आप माँ के दर्शन किए। सबको मेरी तरफ से जय माता दी। देखिए यहाँ पर बच्चे भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या संकल्प लिया आपने? जी अभी मेरे को नीट दे रहा है तो उसकी तैयारी का संकल्प लिया है। 4 महीने है मेरे पास तो उसकी तैयारी करनी है। तो माँ का आशीर्वाद लिया है। देखिए किसी के नीट यानी कि अपनी करियर के सक्सेस की भी माँ से आशीर्वाद लेकर शुरुआत की है। आज का दिन बेहद ही खास हो जाता है। और अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर प्रांगण बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। सर्दी का मौसम है, इसका भी ध्यान रखा है। पूरे मंदिर में कालीन बिछाया गया है और कोई भी नकारात्मक तत्व मंदिर में प्रवेश ना कर सके, इसके लिए पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। ईश्वर की आराधना, ईश्वर के साथ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करके अगर नए साल की शुरुआत की जाए तो यकीनन वो साल बेहद ही सक्सेस से भरा, सफलतापूर्वक, स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहेगा, क्योंकि उसमें माँ की आशीर्वाद होगा, उसमें ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ होगा और यकीनन आने वाला साल आपके लिए बेहद ही खास और बेहद ही खुशियां लाने वाला होगा। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और झंडेवालान मंदिर के बाद अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे का नज़ारा। हमारे संवाददाता डीडी न्यूज़ के मोहित शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए।
साल का पहला महीना, पहली तारीख और साल 2026 यानी नई साल का पूरे देश और दुनिया में नए तरीके से स्वागत हो रहा है, इस्तकबाल हो रहा है। और मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पर देखिए, सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। आप सीढ़ियों से ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक भव्य तरीके से सजावट की गई है। गुरुद्वारे के आसपास भी व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच ले रहे हैं। सबसे पहले वो यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं और आशीर्वाद लेने के बाद वो यहाँ से अंदर जब दाखिल होते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर वो यहाँ से देश में खुशहाली बनी रहे, तरक्की बनी रहे, मानवता बनी रहे, लोग भाईचारे से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें और हर किसी का भला हो, लोगों में हमेशा एक सद्भावना की जो बात है, जो व्यवहार है वो हमेशा बना रहे और आपस में भाईचारे का संदेश देती हुई ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि हिंदुस्तान हमेशा से एक धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मयूर के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। तो दिल्ली के धार्मिक स्थलों का नज़ारा हमने आपको दिखाया कि किस तरह से नए साल की अगवानी की जा रही है। और अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या और अपने संवाददाता विकास सिंह से चर्चा करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर अयोध्या धाम में किस तरह से श्रद्धालु पहुंचे हैं। विकास सिंह, जरा हमारे दर्शकों के सामने अयोध्या धाम से वर्णन कीजिए कि आज नए साल का स्वागत किस तरह से वहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने किया है, किस तरह से रोम रोम में बसते हैं राम, तो किस तरह से प्रभु श्री राम की आराधना वहां पर की जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आस्था का जनसैलाब ही उमड़ा पड़ा है यहाँ पर। और हमारे पीछे हम देख रहे हैं, जब से पहली किरण सूरज की निकली है तब से यहाँ पर भीड़ नहीं कम हुई है। और इससे हम देख सकते हैं कि हम मना रहे हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष आज से 2026 शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर राम में आस्था रखने वाले प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और इस भीड़ को देख के मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे याद आता है वो महाकुंभ का दृश्य, जब वहां पर भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही थी, देश दुनिया से आ रही थी। आज भी 1 जनवरी को कुछ ऐसा ही दृश्य इस अयोध्या में है, प्रभु श्री राम की नगरी में है कि ये भीड़ कहीं टूट नहीं रही है, लगातार चली आ रही है प्रभु श्री राम के मंदिर में। और इस मंदिर में वैसी ही व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि यहाँ से जो लोग दर्शन करके निकल भी रहे हैं वो भी लोग अति प्रसन्न हैं, क्योंकि उनकी यह जो ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, वो पूरी हुई। यहाँ आकर वो अपने साल के पहले दिन की शुरुआत अयोध्या से ही करना चाहते थे। तो बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, ये चीज दिखाती है हमारे मूल्यों, हमारे संस्कारों को, क्योंकि हम नया वर्ष जब मना रहे हैं तो प्रभु श्री राम के दरबार आ रहे हैं और यहाँ से प्रभु श्री राम के द्वारा जो आदर्श, जो मूल्य हैं, वो सबसे मूल्यवान होते हैं पूरे संसार में। क्योंकि प्रभु श्री राम का जो भक्त होगा उसके अंदर धैर्य होगा, साहस होगी, वीरता होगी, शौर्य होगा। प्रभु श्री राम के हमेशा ही आदर्श जीवन में सबसे बड़े मूल्य होते हैं और वर्ष के पहले दिन उनको दर्शन करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके जो मूल्य लेकर यहाँ से जाएंगे, परिवार सहित तमाम सारे लोग आए हैं यहाँ पर, बुजुर्ग जनों को लेके आए हैं, अपने माता पिता को लेके आए हैं, अपने बच्चों को लेकर आए हैं और नए वर्ष की शुरुआत यहीं से करना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने प्लानिंग की थी, पहले से योजना बनाई थी कि हम अयोध्या चलेंगे और वहीं से प्रभु का आशीर्वाद लेंगे आज के दिन। विकास, बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तगण पहुंचे, जी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे और ऐसे में अगर उनकी सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरह का प्रबंध यहाँ पर किया गया है? क्योंकि हमने कल ही देखा कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा था, द्वादशा मनाई गई यहाँ पर और भव्य समारोह भी आयोजित हुआ। ऐसे में आज नए साल का आगाज भी है, तो किस तरह से भक्तों के लिए, सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए खास तौर पर प्रबंध किए गए हैं? देखिए, इसके लिए बहुत बेहतर प्रबंध किए गए थे। पहले ही से अनुमान था कि 5 से 10 लाख लोग यहाँ पहुंचेंगे, जैसा कि पूर्व में हमने देखा था यहाँ पर। तो लेकिन नए वर्ष के लिए विशेष तैयारियां की थी प्रशासन ने, मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने की थी। उसी के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा बल लगाया गया हुआ है और लोगों को जो सुविधा दी जानी चाहिए वो सुविधा यहाँ के तमाम सारे पुलिस वाले भी दे रहे हैं, बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो कर्मी, पुलिस सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, लोग उनके व्यवहार की भी तारीफ करते हैं। ये एक बड़ी बात होती है। आमतौर से लोग
पुलिस वाले उनको डांट देते हैं, कहीं डपट देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जैसे किसी को कोई तकलीफ होती है वो लोग मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं, और यही एक सबसे बड़ी खास है जो योजनाबद्ध तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग देके इनको यहाँ पर भेजा गया है। भीड़ प्रबंधन का जो उच्च कोटि का है नमूना है वो आप देख सकते हैं इस अयोध्या नगरी में कि किस तरीके से एक महाभीड़ इसे कह लें, जो आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है, अंदर चला जा रहा है प्रभु श्री राम के दरबार में, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, धक्का मुक्की नहीं हो रही है। आराम से प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं और उनको आत्मसात कर रहे हैं। नए वर्ष के दिन एक नया संकल्प ले रहे हैं अपने जीवन के लिए, समाज के जीवन के लिए, देश को विकसित करने के लिए, देश में सुख समृद्धि के लिए सभी लोग कामना कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और अयोध्या धाम से प्रभु श्री राम के हमारे दर्शकों को दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, तकनीक आधारित निगरानी और सुशासन की 1 दशक लंबी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर ठोस परिणामों में बदलने में अहम भूमिका निभाई है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन, कोयला क्षेत्र से जुड़ी हुई परियोजनाओं पर बात की, उनकी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने पीएम श्री योजना की भी इसके साथ साथ समीक्षा की। आपको बताते चलें कि ये परियोजनाएं 5 राज्यों में फैली हुई हैं, जिनकी कुल लागत 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। प्रगति से 85 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को गति मिली है। प्रगति उन्नति के मार्ग किस तरह से खोल रही है, ये आपको बता रहे हैं। प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इसके अगले चरण को लेकर के भी खास तौर पर मंत्र दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरलीकरण के लिए सुधार, डिलीवरी के लिए प्रदर्शन, प्रभाव के लिए परिवर्तन, इस बात पर जोर दिया गया। सुधारों की गति, योजनाओं की प्रभावी डिलीवरी के लिए प्रगति अहम है। किस तरह से अहम भूमिका प्रगति के माध्यम से निभाई जा रही है। राष्ट्रीय हित में लंबे समय से लंबित परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर नहीं बल्कि परिणामों पर भी जोर होना चाहिए, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रगति सहकारी संघवाद को लेकर के किस तरह से महत्वपूर्ण है और सभी मुख्य सचिवों को इस योजना के माध्यम से बताया गया कि कैसे उन्हें अपने राज्य के लिए कार्य करना है और अपने राज्य का सर्वांगीण विकास करना है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है और इसी बीच एसआईआर प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों को लेकर चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए 113 ओबीसी समूह के प्रमाण पत्र एसआईआर प्रक्रिया में मान्य नहीं होंगे। अदालत ने पाया था कि 2010 से 22 मई 2024 के बीच इन जातियों को ओबीसी सूची में जोड़ने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। वहीं भाजपा भी लगातार आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए ओबीसी आरक्षण का दुरुपयोग किया। और इसी बीच आयोग ने साफ किया है कि फिलहाल सिर्फ 2010 से पहले की 64 और हाल ही में जोड़ी गई 76 नई जातियों यानी कि कुल 140 समूहों के प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बना डीआरडीओ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1958 में स्थापित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। तो देखिए डीआरडीओ को समर्पित हमारी एक खास रिपोर्ट। जब सीमाओं पर खतरे हो तब विज्ञान ढाल बनता है।
जब राष्ट्र को शक्ति चाहिए तब रिसर्च हथियार बनती है और जब आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया जाता है तब एक नाम सबसे पहले उभरता है, DRDO। देश की सुरक्षा, सामर्थ्य और स्वाभिमान की वैज्ञानिक शक्ति DRDO आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1 जनवरी 1958 में स्थापित हुआ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत को रणनीतिक महाशक्ति बना चुका है। मिसाइल तकनीक में अग्नि, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस, वायु रक्षा प्रणाली में तेजस लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक रडार ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और साइबर सुरक्षा में DRDO की उपलब्धियां विश्व स्तरीय हैं। कोविड काल में स्वदेशी PPE किट हो या फिर मेडिकल उपकरण विकसित करना, DRDO ने मानवीय सेवा में भी योगदान दिया। आज DRDO न केवल भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। आज DRDO देश की तीनों सेनाओं की तकनीकी रीढ़ बन चुका है। मिसाइल तकनीक में भारत की ताकत का सबसे बड़ा चेहरा DRDO है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाया और दुनिया को भारत की क्षमता का एहसास कराया। वायु शक्ति की बात करें तो स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान भारत के एरोस्पेस क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि है। तेजस ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि निर्माता भी है और दुनिया के कई देश अब भारत में बने हथियारों को खरीद भी रहे हैं। DRDO ने रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन तकनीक, नाइट विजन डिवाइस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की। सीमा पर तैनात जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, अत्याधुनिक हथियार, सर्विलांस सिस्टम और ठंडे इलाकों के लिए विशेष उपकरण DRDO की ही देन है। कोविड-19 महामारी के दौरान DRDO ने ये भी दिखाया कि वो सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा में भी अग्रणी है। स्वदेशी PPE किट, वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन सिस्टम विकसित कर DRDO ने संकट की घड़ी में देश का साथ दिया। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान में DRDO की भूमिका और भी अहम हो गई है। निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर DRDO नई तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, जिससे भारत रक्षा निर्यातक देश बनने की ओर बढ़ रहा है। DRDO की उपलब्धियां केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मविश्वास, संप्रभुता और वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए बात करते हैं नीति आयोग की। आज ही के दिन वर्ष 2015 में देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को नई दिशा देने के उद्देश्य से नीति आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग की जगह बने नीति आयोग ने सहकारी संघवाद और परिणाम आधारित नीति निर्माण की एक नई सोच को आगे बढ़ाया। आइए जानते हैं नीति आयोग के गठन, भूमिका और अब तक के सफर के बारे में। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। आज ही के दिन 1 जनवरी 2015 को देश को मिला नीति आयोग। नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ये मंच राज्यों की प्राथमिकताओं को सीधे राष्ट्रीय नीति से जोड़ता है। योजना आयोग की जगह बने इस संस्थान का उद्देश्य है नीति निर्माण में राज्यों की सक्रिय भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप नीति आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद की अवधारणा को मजबूत किया। मुख्यमंत्रियों को नीति निर्माण की प्रक्रिया से सीधे जोड़ा गया। नीति was created as an evidence-based think tank to guide India's transformation. One of NITI's function is to mainstream external ideas into government policies. Through collaboration with national and international experts, to be the government's link to the outside world, outside experts and practitioners, to be the instrument through which ideas from outside are incorporated into policy making. इन 10 सालों की प्रमुख उपलब्धियों और योगदान की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के विजन को जमीन पर उतारने के लिए नीति आयोग की पहल पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका मकसद है देश के सबसे पिछड़े जिलों में तेज और संतुलित विकास। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और बुनियादी सुविधाओं में इन जिलों में ठोस सुधार दर्ज किया गया। सतत विकास लक्ष्यों को भारतीय परिस्थितियों के मुताबिक लागू करने में नीति आयोग की भूमिका अहम रही। वहीं स्टेट हेल्थ इंडेक्स के जरिए राज्यों के प्रदर्शन को मापा गया
और आवश्यकता के अनुसार उनमें सुधार किया गया। आयोग ने अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के अनुसार उन पर विशेष ध्यान देने के लिए SIT यानी राज्य परिवर्तन संस्थान की स्थापना की। इसका उद्देश्य शासन और नीति कार्यान्वयन में सुधार कर राज्यों को सहायता दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया। इससे युवा भारत में नए विचारों और स्टार्टअप्स को मजबूती मिली। इस अभियान को और मजबूत करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स और इंक्यूबेशन केंद्रों की शुरुआत की गई। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से विकास कार्यों को मापने और सुधारने का नया तरीका अपनाया गया। वहीं ई-मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जैसी संकल्पित और अभूतपूर्व पहल भी आयोग की उपलब्धियों में शामिल है। महिला सशक्तिकरण, डिजिटल गवर्नेंस और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों में नीति आयोग ने नीतिगत दिशा तय की। My vision for India is rapid transformation, not gradual evolution. The transformation in India cannot happen without a transformation of governance. A transformation of governance cannot happen without a transformation in mindset. A transformation in mindset cannot happen without transformative ideas. We have to change laws, eliminate unnecessary procedures, speed up processes and adopt technology. आज अपनी स्थापना के 10 साल पूरे करते हुए नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने में नीति से नतीजों तक की यात्रा का एक अहम स्तंभ बन चुका है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाना। नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत जैसे विजन को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभा रहा है। आकांक्षी जिला योजना, SDG इंडिया इंडेक्स और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहल देश के हर हिस्से में संतुलित विकास और नवाचार को बढ़ावा दे रही है। 10 साल की इस यात्रा ने साबित कर दिया, जब नीति में राज्यों की भागीदारी और परिणाम पर फोकस हो तो देश तेजी से विकास कर सकता है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, DD न्यूज़, दिल्ली। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान है। वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल है। हर कदम पर बदलाव की इबारतें लिखने वाली, हर सोच को नई रोशनी देने वाली, यही है तेजस्विनी। DD न्यूज़ का वो मंच जहां हर महिला की कहानी बनती है दूसरों के लिए प्रेरणा, शक्ति और साहस का प्रतीक। तेजस्विनी, एक ऐसा सफर जो हर नारी के हौसलों को करता है सलाम। महिलाओं पर केंद्रित देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम तेजस्विनी अब लौट रहा है वही जज्बा, वही जुनून, नई उम्मीदों और नई कहानियों के साथ। तेजस्विनी हर रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शोर सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहाँ नहीं होती। होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज, दुनिया में देश के परचम की बात, देश की धड़कन, भरोसा देश का। DD न्यूज़, भरोसा सच का। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर।
जब देश पूछता है, जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने।